हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज की इस क्लास में। दोस्तों, आप सबको पता है कि यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर के लिए हमारे नए चैनल सरकारी परीक्षा स्टेट एग्जाम्स में एक बहुत ही बढ़िया क्लास चल रही है जिसका नाम है उद्देश्य बैच। जी हाँ दोस्तों, उद्देश्य बैच के अंतर्गत हम लोग जो है आपको डिफरेंट क्लासेस दे रहे हैं और इस उद्देश्य बैच का उद्देश्य ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दिया जा सके। उत्तर प्रदेश पुलिस के अंतर्गत जो रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसी निकली हुई है और इसके अंतर्गत जो 3 पद महत्वपूर्ण हैं, हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर एंड वर्कशॉप स्टाफ। तो इनमें जो है सबसे अगर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो टफ पार्ट है वो आपके लिए साइंस बन पा रहा है, बिकॉज यहाँ पे साइंस का जो सिलेबस है वो बड़ा है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज़्यादा पूछे जाने हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आपको साइंस जो है बहुत ही फोकस्ड होकर तैयार करना पड़ेगा। तो इसी उद्देश्य के साथ यहाँ पे आपके लिए क्लास अरेंज की जाती है। आपको पता है कि मेरी ये जो क्लास है रोज़ शाम को 5 बजे होती है। ठीक है जी, तो आप बिल्कुल इस क्लास को ज्वाइन किया करें, बिकॉज बहुत ही इसमें टू द पॉइंट डिस्कशन होता है और हर एक टॉपिक को इसमें कवर किया जाना है जो आपके सिलेबस में मेंशन्ड है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, यानी कि वैद्युत रासायनिकी की। ये इसका पहला लेक्चर है और इस पहले लेक्चर में हम जानेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या, किस तरीके से उसमें बेसिक टर्मिनोलॉजी इन्वॉल्व है और उसका एक तरीके से किस तरीके से रोल है, आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्यों पढ़नी है ना, या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का करंट इलेक्ट्रिसिटी से किस तरीके से रिलेशन है। ये सारी चीज़ें हम समझने वाले हैं बेसिक तरीके से। तो जल्दी से आप लोग जो है इस सेशन को लाइक कर लें और इसको शेयर कर दें, है ना। चलिए मैं आपको बता दूं, इस बैच में यानी उद्देश्य बैच में दूसरे गुरुजन भी आपको पढ़ा रहे हैं। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो अंजलि मैम आपको ये क्लास देती हैं और हिंदी की बात करें तो कल्पना मैम हिंदी पढ़ाती हैं। उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर की बात करें तो रतन सर आपको ये पढ़ाते हैं। मैथमेटिक्स की बात करें तो अविनाश सर आपको पढ़ाते हैं और मेरी इसमें साइंस की क्लास 5 बजे तो लगती ही लगती है। राजनीति की भी क्लास जो है कल्पना मैम के द्वारा दी जाती है रोज़ शाम को 6 बजे। तो ये क्लासेस जो हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको ज़रूर आप लोग ज्वाइन किया करें, बिकॉज आप ये क्लासेस करेंगे तो आपका सिर्फ यहाँ पे रेडियो ऑपरेटर नहीं तैयार होगा, बल्कि आने वाली जो वैकेंसीज हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के अंतर्गत एसआई की वैकेंसी है, कांस्टेबल की वैकेंसी है, ये उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द ये नोटिफिकेशन इसका आ जाएगा। तो बेहतर ये है कि आप जो है तैयारी ऐसी करें कि आपका पूरा उसमें कवर हो जाए। जनरली जो है सिलेबस सेम ही रहता है ना। तो इसमें जो सिलेबस का डिफरेंस आने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ साइंस का आने वाला है। ठीक है, बाकी जो आप देखेंगे मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, जीके जीएस है, हिंदी है, ये सब सेम मिलेगा। यानी कि जैसे आप उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई में सिलेबस देखते आ रहे हैं उसी तरीके से यूपी पुलिस कांस्टेबल में सिलेबस आप देखेंगे। ठीक है, मतलब पुलिस एसआई, कांस्टेबल एंड रेडियो ऑपरेटर, इनमें सिमिलर सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। सिर्फ जो अंतर देखने को मिलेगा वो है साइंस का। साइंस थोड़ा सा ज़्यादा इसमें पूछी जा रही है और कोई फर्क नहीं है। ठीक है जी, चलिए। तो उद्देश्य बैच जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों में से जो लोग भी नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। ठीक है जी, चलिए मैं आपको थोड़ी सी और कुछ जानकारी दे दूं। मिशन अभ्यास भी चल रहा है आप सबके लिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सरकारी परीक्षा पे, और मिशन अभ्यास जो है सीएचएसएल के लिए रखी गई है। सीएचएसएल आप लोग तैयार कर रहे हैं, उम्मीद की जा रही है कि सीएचएसएल जो है वो 2023 में मार्च में होना है। ठीक है, अभी डेट्स आई नहीं है, तो इसकी तैयारी भी आपकी होती रहे, इसलिए ज़रूरी है कि आप इन क्लासेस को ज्वाइन करें। रतन सर आपको जीके जीएस पढ़ाते हैं रोज़ सुबह 10 बजे। मेरी जो क्लास है रोज़ दोपहर 1 बजे लगती है। मैथमेटिक्स अविनाश सर के द्वारा पढ़ाई जाती है रोज़ सुबह 11 बजे। हिस्ट्री जो है वो 2 बजे पढ़ाई जाती है अंजलि मैम के द्वारा। ठीक है जी, और इंग्लिश जो है वो सुनील सर के द्वारा पढ़ाई जाती है रोज़ दोपहर 12 बजे। और मैं आपको बता दूं कि करंट अफेयर्स जो है वो आपको मिल जाती है रोज़ सुबह 9 बजे। मैथ्स फाउंडेशन कोर्स भी आपको मिलता है रोज़ शाम 5 बजे। इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स भी आपको मिल जाता है 6 बजे। ये फाउंडेशन क्लासेस भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, खासतौर पे उन बच्चों के लिए जो फ्रेशर हैं, यानी कि जो कंपटीशन में नए नए हैं, जिन्होंने अभी कंपटीशन देना स्टार्ट किया है लेकिन घबरा रहे हैं, या उनको एक तरीके से समझ नहीं आ रहा है कि जो फाउंडेशन कोर्स मतलब जो फाउंडेशन है खास तौर पे मैथमेटिक्स का और इंग्लिश का, वो कैसे तैयार किया जाए, कॉन्सेप्ट किस तरीके से बिल्ड किया जाए। तो बहुत ज़रूरी है, इसके लिए आप यहाँ पे ये फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर लें, बिल्कुल फ्री है, कोई इसका चार्ज नहीं किया जा रहा आपसे। ठीक है जी, चलिए। तो ये रही जानकारी मिशन अभ्यास बैच की। मैं आपको बता दूं कि सीजीएल मेंस, आप लोगों में से जो लोग सीजीएल मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बढ़िया क्लास यहाँ पे चल रही है। ठीक है, और ये गुरुजन सारे पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, अविनाश सर, सुनील सर, अंजलि मैम एंड रतन सर।
ये उनका पूरा टाइम टेबल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हैं ताकि आपको याद रहे कि कौन सी क्लास कब ज्वाइन करनी है। आप लोगों में देखो बहुत सारे डिफरेंट टाइप के एस्पिरेंट्स हैं, है ना। कोई CHSL पे फोकस कर रहा है, कोई यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर पे फोकस कर रहा है, किसी का CGL प्री में होने वाला है ना। एक तरीके से कॉन्फिडेंट है कि उसका हो गया है और वो CGL मेंस लिखने जा रहा है, तो बिल्कुल उसको CGL मेंस पे ही फोकस करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम सारे बच्चों को ध्यान में रखते हुए सारे बैचेस को यहाँ पे रखे हुए हैं। इन सारे क्लासेस को जरूर आप ज्वाइन करें, ठीक है जी। चलिए, अब सबसे आप रिक्वेस्ट होगी आप सबसे, यहाँ पे 3 चैनल है हमारे, सरकारी परीक्षा ऑफिशियल, सरकारी परीक्षा डिफेंस एग्जाम्स एंड सरकारी परीक्षा स्टेट एग्जाम्स। इन तीनों चैनल को भाई आप लोग जो है ना सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, बिकॉज तीनों चैनल डेडिकेटेड हैं आपकी हेल्प करने के लिए। जिसमें भी आपको हेल्प चाहिए आप ये चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, NDA, CDS, एयरफोर्स, तो उसमें आपको हेल्प मिल जाएगी, पूरी डेडिकेटेड टीम यहाँ पे लगी हुई है। और सरकारी परीक्षा स्टेट एग्जाम्स में अगर आप किसी स्टेट एग्जाम, खासतौर पर इस समय अगर आप यूपी के एग्जाम्स को फोकस कर रहे हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त हेल्प मिलने वाली है आप सबको, ठीक है जी। एक और चीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, टेलीग्राम चैनल को भाई जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप सबको मिलती रहती है, बहुत अदर चीज़ें वहाँ पे दी जाती रहती हैं, एनोटेड फाइल्स मिलती रहती हैं। अगर आपसे क्लास मिस हो गई है तो कुछ और PDFs मिलती रहती हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन वहाँ पे चलता रहता है, क्विज चलता रहता है एक तरीके से, है ना। बहुत सारे बच्चों के द्वारा अपडेट भी आपको मिलता रहता है। तो बहुत जरूरी है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, ठीक है जी। ये रिक्वेस्ट रही आपसे। आइए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। हमारा जो टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसको हम बोलते हैं वैद्युत रासायनिकी। क्या बोलते हैं? वैद्युत रासायनिकी। ये जो वर्ड है, मतलब आप देखो ये जो चैप्टर हम लेकर आए हैं आज यहाँ पे, ये आप देखें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एक्चुअल में ये 2 वर्ड से मिला है, ठीक है। 2 वर्ड से ये बना हुआ है, इलेक्ट्रो एंड केमिस्ट्री, ठीक है। वैद्युत रासायनिकी क्या है, ये कैसे चीजें इसमें काम करती हैं, इसी को आज हम पढ़ने वाले हैं। बात क्लियर है क्या जी? चलिए आगे बढ़ते हैं टाइम को बिना वेस्ट किए हुए। देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि वैद्युत रासायनिकी है क्या? तो देखिए, मैंने जैसा बोला कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 2 वर्ड से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो एंड केमिस्ट्री, यानी कि वैद्युत और रसायन। तो कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा मैकेनिज्म जिसमें इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिस्ट्री दोनों इन्वॉल्व हैं। और इलेक्ट्रिसिटी में भी एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को अगर आप डायरेक्ट उसको समझना चाहें, उसके पर्पज के टर्म में समझना चाहें, तो आप उसको आप इलेक्ट्रिक एनर्जी के टर्म में ही समझते हैं, है ना, कि उसमें भाई एनर्जी होती है। अगर आप किसी भी सर्किट में एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराते हैं तो क्या होता है, उस सर्किट में एनर्जी फ्लो हो रही होती है, ठीक है जी। उसी तरीके से जब आप केमिस्ट्री की बात करते हैं, केमिस्ट्री में जब कोई एक चीज बिगड़ रही होती है, कोई एक चीज बन रही होती है, ध्यान दें, केमिस्ट्री में मैं ये 2 इंपॉर्टेंट वर्ड बोल रहा हूं, बिगड़ना और बनना। मतलब यह है कि जो रिएक्शंस हो रही हैं, उन रिएक्शंस के लिए 2 चीज होना बहुत जरूरी है। क्या होता है कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं या जो रिएजेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं, उनके बीच बॉन्डिंग ब्रेक होती है। बॉन्डिंग ब्रेक होने के बाद फिर क्या होता है, उनमें नए तरीके से रिएक्शन होती है। नए तरीके से रिएक्शन का मतलब वहां पे नई बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। एक नई फ्रेंडशिप तैयार होती है। पहले रिएक्टेंट रिएजेंट का अपना अलग फ्रेंडशिप है, लेकिन जब आपने उन दोनों को रिएक्ट कराया तो उनके बीच की जो बॉन्डिंग है वो ब्रेक हुई, ठीक है, और एक नई फ्रेंडशिप तैयार हुई, एक नई बॉन्डिंग तैयार हुई, और उसी को आप बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है जी। तो ये फाइनल प्रोडक्ट जब आपको मिलता है तो इसके बीच में क्या होता है कि आपको कई सारे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स मिलते हैं, कई सारे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स मिलते हैं। और ये जब इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स आपको मिल रहे होते हैं तो इंटरमीडिएट स्टेज में आपको कई सारी, मतलब ढेर सारी एनर्जी भी आपको देखने को मिलती है। या तो एनर्जी रिलीज होगी या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। मेरी बात को आप ध्यान से सुनते चलें, बिकॉज यही आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि भैया जब इंटरमीडिएट स्टेज चल रहा होगा रिएक्शन का, तो वहां पे एनर्जी या तो एब्जॉर्ब हो रही होगी या तो रिलीज हो रही होगी, ठीक है। तो ये एक तरीके से केमिकल एनर्जी बोली जा सकती है। तो कहने का मतलब हम यहां पे बेसिकली एनर्जी के सेंस में ही बात करते हैं जब आप केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं या इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम एनर्जी की ही बात कर रहे हैं, और 2 टाइप की एनर्जी की बात कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड एक केमिकल एनर्जी।
अब इन दोनों एनर्जीज का आपस में जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो आपस में एक्सचेंज है, ठीक है, या कह लें कि किस तरीके से एक दूसरे को हेल्प करते हैं, वही हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। बात क्लियर है क्या जी? चलो तो यहां पे समझते हैं। आपने मेरी मोटी बात यहां पे समझ ली कि मैं किस तरीके से आपको ये एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक प्रोसेस है, एक ब्रांच है साइंस का, जिसमें आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी के आपस में कन्वर्जन को पढ़ते हैं। ठीक है, क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी के एक्सचेंज को पढ़ते हैं, कन्वर्जन को पढ़ते हैं। बात क्लियर है? चलिए, इतनी मोटी बात आपको क्लियर हो गई, आगे समझते हैं। मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है इलेक्ट्रोलिसिस, यानी कि वैद्युत अपघटन। ठीक है जी। अब ये वैद्युत अपघटन क्या है? वैद्युत आपको समझ में आ रहा है, अपघटन भी आपको जरूर समझ में आ रहा होगा अगर आपकी हिंदी थोड़ी सी अच्छी है तो। अपघटन का मतलब क्या होता है? अपघटन का मतलब ये होता है कि वो एक तरीके से उसका ब्रेक होना। किसी भी चीज का अगर अपघटन हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? घटन का मतलब क्या? कम होना। ठीक है, मतलब यह है कि कोई भी एक बॉडी अपने एक नेचुरल स्पेस में है, कोई एक वॉल्यूम कवर करती है, कोई एक शेप रखती है, लेकिन आपने उसमें कुछ ऐसे चेंजेस कर दिए जिसकी वजह से क्या हो गया? उसका वॉल्यूम कम हो गया, उसका स्पेस कम हो गया। ठीक है, वो छोटे पार्ट में कन्वर्ट हो गया, तो उसका क्या हो गया? अपघटन हो गया। ठीक है जी, क्या हो गया? अपघटन हो गया। तो यही क्या है? वैद्युत अपघटन। अच्छा जी, अब इसमें किसका वॉल्यूम कम होगा, किसका एक तरीके से ब्रेकिंग होगी? तो ऑब्वियस सी बात है, हम यहाँ पे केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम एटम्स की बात करने वाले हैं, मॉलिक्यूल्स की बात करने वाले हैं, या कंपाउंड्स की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो कंपाउंड्स का अगर हम बेसिकली समझना चाहें, एटम एंड मॉलिक्यूल अभी साइड में रखें, अगर हम कंपाउंड को समझना चाहें तो आपको पता है कि कंपाउंड में बेसिकली 2 तरीके के या 3 तरीके के या जितने भी हैं, वहां पे एलिमेंट्स एक पर्टिकुलर रेशियो में फिक्स्ड होते हैं, उनके बीच में बॉन्डिंग होती है। बात समझ में आ रही है? मतलब यह है, कंपाउंड एक ऐसा पार्टिकल है आपके लिए केमिस्ट्री में जिसमें 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स एक पर्टिकुलर रेशियो में कंपोज्ड होते हैं। ठीक है, तो उन्हीं का अगर रिडक्शन, एक तरीके से उनका जो ब्रेकिंग है उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब कंस्टिट्यूएंट एटम्स में हम तोड़ दें अगर उनको, तो वो क्या हो जाता है? इलेक्ट्रोलिसिस हो जाता है। ठीक है, बहुत ही सीधा सा एग्जांपल, बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल आप सब लोग पढ़ते आ रहे हैं। अगर मैं यहां पे बात करूं NaCl, किसकी बात करें? NaCl की बात करें, तो आपको पता है कि NaCl जो है वो एक आयनिक कंपाउंड है। क्या है? एक आयनिक कंपाउंड है। और ये क्या होता है? Na+ होता है और ये Cl- होता है। ठीक है जी, ये प्लस और माइनस आपको दिखता नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अपना जो कॉन्सेप्ट है, जो एक तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है, उसके बेसिस पे समझ रहे हैं कि जब ये बॉन्डिंग बन रही है, NaCl के बीच की बॉन्डिंग बन रही है, तो इसका मतलब है कि ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इसको, और ये क्या कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। तो इस तरीके से क्या होता है? इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, ये भी स्टेबल स्टेज में आ जाता है, ये भी स्टेबल स्टेज में आ जाता है, और ये बहुत ही मजबूत बॉन्डिंग बनती है, एक बहुत ही मजबूत बॉन्डिंग बन जाती है। ठीक है, तो यहां पे अगर आप कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसी एनर्जी प्रोवाइड कराएं ताकि Na+ और Cl- अलग अलग हो जाए। ठीक है जी, Na+ और Cl- अलग अलग हो जाए, या यूं कहें कि Na एटम एंड Cl2 यहां पे आपको मिल जाए। मैंने यहां पे Na क्यों लिखा और Cl2 क्यों लिखा? बिकॉज आप देखें Na जो है वो क्या है? एक मोनोएटॉमिक है, और Cl यानी कि क्लोरीन जो है वो डायएटॉमिक है। एक मॉलिक्यूल के रूप में एग्जिस्ट करेगा, ये एटम के रूप में भी एग्जिस्ट कर जाएगा। बात क्लियर है क्या जी? ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसा प्रोसेस जिसके माध्यम से आपने इस बॉन्डिंग को ब्रेक कर दिया, इस फ्रेंडशिप को ब्रेक कर दिया। NaCl एक बॉन्डिंग है, एक फ्रेंडशिप है, इसको आपने ब्रेक कर दिया, इसमें एक एनर्जी डाल दी गई।
अगर आप इसको फ्रेंडशिप का टर्म ही समझना चाहें तो जैसे क्या है, दो लोगों के बीच में मित्रता है, अच्छी खासी है ना, फ्रेंडशिप है, बॉन्डिंग अच्छी है, लेकिन कोई तीसरा आदमी उसमें घुस जा रहा है ना, खुराफाती आदमी कोई घुस जा रहा है और वो क्या कर दे रहा है, अपनी एनर्जी डाल दे रहा है। अपनी एनर्जी मतलब क्या, तरह तरह की चुगली कर दे रहा है, भाई ये तेरे बारे में ये बोल रहा था, है ना, ये तेरे बारे में ये बोल रहा था, कल तो इसने ऐसा भी बोला था, है ना। तो ये भी क्या है, एक टाइप की एनर्जी ही है। और ये एनर्जी क्या कर दे रही है, अगर बॉन्ड वीक है तो इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगी, यानी कि आपकी फ्रेंडशिप टूट सकती है। बात क्लियर है? तो वही चीज यहां पे है, आपने कुछ ऐसी एनर्जी प्रोवाइड कराई जिससे ये क्या हो गया, ब्रेक हो गया। तो वही प्रोसेस क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए जी, बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल है NaCl, इसी को हम आगे लेते रहेंगे चीजों को समझने के लिए। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल इसको हटाते हैं। ठीक है जी, इलेक्ट्रोलिसिस वैद्युत अपघटन को आगे समझते हैं। और तो इतनी बात आपको समझ में आ गई, इलेक्ट्रोलिसिस वैद्युत अपघटन क्या है। ठीक है जी, तो देखिए डेफिनेशन वाइज इसको आप जरूर दिमाग में सेट कर सकते हैं। मैं अगर हिंदी में इसको बोलूं तो वैद्युत अपघटन जो है एक यौगिक यानी कि एक कंपाउंड का द्रव के रूप में, द्रव के रूप में मतलब है फ्लूइड नेचर में, कोई एक कंपाउंड है अगर उसको एक फ्लूइड रूप में रखा गया है, ठीक है, का किसी भी माध्यम से प्रत्यक्ष विद्युत प्रवाह पारित करके, यानी कि डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट उसमें हम प्रवाहित कर दें, उस फ्लूइड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी आपने अगर प्रवाहित कर दी, फ्लो करा दी, तो उनके तत्वों में जो विघटन हो जाता है, अभी जो आपने NaCl देखा है, Na+ और Cl- में, मतलब कंपाउंड का अपने तत्वों में जो विघटन होता है, जो एक तरीके से वहां पे ब्रेकिंग होती है, वही क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस है। और इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं, वो है धनायन और एनायन। जी हां, धनायन और एनायन का बनना और उनका रिड्यूस होना एंड ऑक्सीडाइज होना। ठीक है, धनायन एनायन इनका रिड्यूस होना एंड ऑक्सीडाइज होना, और ये जो चीज हो पाता है वो दो इलेक्ट्रोड पे हो पाता है। दो रॉड्स होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रॉड्स होती हैं, वो होती हैं कैथोड एंड एनोड। ठीक है जी, ये क्या है आगे समझेंगे। फिलहाल इसको आप ऐसे समझें कि एक ऐसा अरेंजमेंट जिस अरेंजमेंट में दो इलेक्ट्रोड हैं, कैथोड एंड एनोड, और उस अरेंजमेंट में आपने जिस भी कंपाउंड का वैद्युत अपघटन करना है, उस अरेंजमेंट में आपने उस कंपाउंड का फ्लूइड स्टेट भर दिया। ठीक है, फिर उस अरेंजमेंट में आपने डायरेक्ट करंट फ्लो करा दी। फिर जब डायरेक्ट करंट फ्लो होगी तब वहां पे क्या हो जाएगा, उसका अपने तत्वों में विघटन हो जाता है, यानी कि जो कंस्टिट्यूएंट एटम्स हैं, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो ब्रेक हो जाएंगे। इतनी सी बात आपको समझनी थी, समझ गए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही आज की डेट में समझ लीजिए कि आपकी जो मॉडर्न लाइफ है ना, बहुत सारी चीजें जो बन रही हैं, बहुत सारी चीजें जो निकल कर आ रही हैं, है ना, बहुत सारी चीजें जो फिनिशिंग निकल कर आ रही है, प्योरीफाइड मटेरियल जो बन रहे हैं, उन सब में जो इंपॉर्टेंस रोल है दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, कल मैंने आपको एक क्वेश्चन भी कराया था वाटर में, उसमें मैंने बताया था कि हाइड्रोजन अगर आपको बहुत ही प्योर स्टेट में लेना है, बहुत ही प्योर स्टेट में लेना है, तो उसके लिए कौन सा प्रोसेस ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस ही मैंने आपको बताया था। तो उसी तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रोसेस है बहुत सारी चीजों के लिए, खासतौर पे चीजों को प्योरीफाई करने के टर्म में, ठीक है, चीजों को अलग करने के टर्म में। अगर इसको आप मेटल्स के टर्म में समझें तो आपको पता है कि मेटल्स जो हैं बहुत सारे खनिजों के रूप में मिलते हैं। हमारे धरती पे जो मेटल्स हैं वो क्या है, खनिज के रूप में मिलते हैं, ओर्स के रूप में मिलते हैं। फिर डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू उन खनिजों से इन मेटल्स को निकाला जाता है। ठीक है, उन्हीं में से एक मेथड है इलेक्ट्रोलिसिस, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, जिससे क्या होता है, बहुत ही प्योरीफाइड मेटल एक तरीके से आपको मिल सकता है। चलो जी, इतना क्लियर है क्या। तो वैद्युत अपघटन शब्द को जो है, अगर आपको मैं बताऊं किस साइंटिस्ट का सबसे ज्यादा रोल है,
तो इसमें माइकल फैराडे का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, 19वीं शताब्दी का एक महान वैज्ञानिक माइकल फैराडे, ठीक है, एक अंग्रेज थे, मतलब कि वो इंग्लिश साइंटिस्ट थे और बहुत ही बेहतरीन, मतलब इनका जो कॉन्सेप्ट था ना, जस्ट लाइक आप समझ लीजिए कि जिस तरीके से न्यूटन साहब सोचते थे उसी तरीके से यहाँ फैराडे साहब सोचते थे। ठीक है, इन्होंने इलेक्ट्रोलिसिस के टर्म में बात की, इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के टर्म में बात की और सबसे बड़ा जो यहाँ पे इन्होंने बात की वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बात की। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही आज की डेट में पूरे वर्ल्ड में जो इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है या कह लें कि जो एनर्जी की नीड है थ्रू द इलेक्ट्रिसिटी, वो तभी पॉसिबल हो पा रही है जब माइकल फैराडे साहब का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन काम करता है। जहां दोस्तों जनरेटर्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है, और उस जनरेटर में जो कॉन्सेप्ट मेनली यूज हो रहा है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो आप सोच सकते हैं कि माइकल फैराडे साहब कितने महान आदमी थे, ठीक है, किस तरीके से उन्होंने इस पे काम किया और हमें एक बेहतरीन चीज देकर गए। तो आइए यहां पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को तो बाद में पढ़ेंगे एक नए टॉपिक में, अभी वहां पे विषय नहीं है, विषय हमारा इलेक्ट्रोलिसिस है। तो दोस्तों हम यहां पे बेसिकली समझने वाले हैं इलेक्ट्रोलिसिस को और थोड़ा सा डिटेल में। ठीक है, माइकल फैराडे साहब की एक बहुत बड़ी देन है, इसको समझ लेते हैं कैसे इलेक्ट्रोलिसिस जो है वो काम करती है। तो देखिए इलेक्ट्रोलिसिस को समझने के लिए डिटेल में आपको समझना पड़ेगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं विद्युत रासायनिक सेल। ठीक है जी, चलिए अभी हमने जो बात किया यहाँ पे कैथोड और एनोड का, बेसिकली उसी का अरेंजमेंट आप यहाँ पे देखने जा रहे हैं सेल के रूप में। देखिए हो क्या रहा है कि मान लीजिए ये एक सिस्टम है, ठीक है, ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम में आपने क्या किया हुआ है, जिस भी कंपाउंड को आप समझना चाह रहे हैं, मान लीजिए कि हम जैसे NaCl को अभी समझ रहे थे, ठीक है, तो NaCl का हम यहाँ पे लिक्विड स्टेट ले रहे हैं, यानी कि उसका फ्लूइड स्टेट यहाँ पे ले रहे हैं और यहाँ पे फ्लूइड भर दे रहे हैं। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ रही क्या? तो अब अगर हम यहाँ पे बात करें फ्लूइड की, तो ये क्या हो गया, फ्लूइड भर गया यहाँ पे, ठीक है, ये क्या है, पूरा फ्लूइड भरा हुआ है और इस फ्लूइड में क्या मिला हुआ है, इस फ्लूइड में NaCl मिला हुआ है, कह लीजिए ये NaCl का फ्लूइड है। ठीक है, इसमें अब क्या होगा कि इस कंटेनर में या इस सिस्टम में दो इलेक्ट्रोड्स लगे होंगे, क्या होंगे, दो इलेक्ट्रोड्स लगे होंगे और वो जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो हैं यहाँ पे कैथोड एंड एनोड। ठीक है जी, क्या है, कैथोड एंड एनोड। इनको आप समझें भाई, फटाफट देखें, ये आपका क्या है, ये आपका कैथोड है, इस तरीके से ये आप समझें, ठीक है, और ये क्या है, यहां पे एनोड के रूप में है, ये क्या हो गया, एनोड हो गया। ठीक है जी, अब क्या हो रहा है कि ये क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है और ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब अगर हम NaCl की बात करें तो इसमें आप भले NaCl को ना दिखाओ, यहाँ पे प्लस और माइनस के रूप में दिखा दो, प्लस और माइनस से आपको समझ में आ जाएगा, एक जनरल कॉन्सेप्ट आप एक इसको तरीके से समझ लेंगे। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे हम देखें प्लस चार्ज, ठीक है, क्या है, प्लस चार्ज, इस तरीके से ये क्या है, इस सिस्टम में पड़े हुए हैं, समझ लीजिए। ठीक है, ये इस तरीके से सिस्टम में पड़ा हुआ है, ये हमारे लिए क्या है। अब आपने क्या किया कि इस अरेंजमेंट में इसको एक सर्किट से जोड़ दिया, कह लीजिए सर्किट बना डाला और इसके करने के लिए आपने क्या कर दिया, यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड करा दी, क्या करा दी, एनर्जी प्रोवाइड करा दी। ठीक है, एक तरीके से मान लेते हैं ये बैटरी से आपने इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है जी, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे जनरेट करेगा, मतलब यहाँ से क्या मिलेगा, डायरेक्ट करंट मिल जाएगा। ठीक है जी, डायरेक्ट करंट मिल जाएगी यहाँ पे। ठीक है जी, ये क्या हो गया, डायरेक्ट करंट यहाँ पे मिलेगी। अच्छा जी, आपको पता है कि यहाँ पे जो डायरेक्ट करंट होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव टू निगेटिव चलेगी, इस तरीके से इस डायरेक्शन में ये आप मिल जाएगी। ठीक है, तो होता क्या है, ये आपको समझना है। यहाँ पे जब आप इस लिक्विड स्टेट में करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराएंगे तो जो पॉजिटिव आयन होगा,
चलिए नाम लिख लेते हैं, नहीं तो कंफ्यूज होंगे। ये क्या है? कैथोड है। ये क्या है? कैथोड है। और ये क्या है? एनोड है। ठीक है, तो यहां पे कैथोड में पॉजिटिव आयन आके इधर अट्रैक्ट होने लगेंगे, एनोड में नेगेटिव आयन इधर जाके अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, ये क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है तो पॉजिटिव चार्ज इधर इसकी तरफ आएंगे, ये पॉजिटिव चार्ज होता है तो नेगेटिव चार्ज इधर इसकी तरीके से आएंगे। तो ये क्या होता है? ये पूरा एक सर्किट जो है अपने आप में कंप्लीट हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पे ये जो नेगेटिव चार्ज हैं ये जाके जब इसके साथ अटैच होंगे तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर करेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इस सर्किट के साथ फ्लो होता हुआ इधर आएगा। ठीक है, और यही इलेक्ट्रॉन फिर इसको पॉजिटिव वाले चार्ज को दे दिया जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे पॉजिटिव वाले चार्ज या पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स का रिडक्शन हो जाएगा कैथोड पे, और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स का एनोड पे ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है जी, तो कहने का मतलब यहां पे कैथोड जो है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, और एनोड जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। इतनी बात समझ में आ रही क्या जी? चलिए अब इसी को अगर आप NaCl के रूप में एज्यूम करें, ठीक है, एग्जाम्पल अगर आप लें, एग्जाम्पल किसका लें? NaCl का अगर आप एग्जाम्पल लें, तब क्या होगा? तब क्या होगा समझिए इसको फटाफट। ये चीज अगर आपने समझ ली तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप समझ लीजिए कि ये क्या है? एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसी से सारी चीजें आपको समझ में आनी है, सारी चीजों का जो अंडरस्टैंडिंग है वो यहीं से आनी है। तो NaCl आपने एग्जाम्पल ले लिया तो होगा क्या कि Na+ मिलेगा, मतलब कि इस अच्छा जी, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। ठीक है जी, क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि वैद्युत अपघट्य। क्या बोलेंगे? वैद्युत अपघट्य। बोलो जी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? तो ये क्या है हमारे लिए? इलेक्ट्रोलाइट है। मैं इसको लिख लूं, इलेक्ट्रोलाइट या वैद्युत अपघट्य, हिंदी में भी इसको लिख लें, है ना? वैद्युत अपघट्य। ठीक है, अपघट्य, यही एक सोर्स होता है पॉजिटिव और निगेटिव आयन का। तो यहां पे हम एग्जांपल क्या ले रहे हैं? NaCl का। तो सीधी सी बात यह है कि इसमें Na+ जो होगा वो पॉजिटिवली चार्ज का सोर्स होगा, और Cl- जो है वो नेगेटिवली चार्ज का सोर्स होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यहां पे Na+ में किस तरीके की रिएक्शन होगी? ये आके एनोड की तरफ खींचेगा और एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और क्या बनेगा? बनेगा Na। ठीक है, और कहां पे? कैथोड पर। ठीक है, इसको अगर आप थोड़ा से और छोटा लिखें तो आपको ये क्लियरली, चूंकि बीच में हौच पौच हो गया, ये मिक्स हो गया उसके साथ, छोटा सा इसको लिखते हैं। देखिए हमने क्या बोला? Na+ क्या करेगा? कैथोड की तरफ जाएगा और वहां पे एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और क्या बनाएगा? ये बनाएगा Na। और ये रिएक्शन कहां पे हो रही है? एट कैथोड। कहां पे? एट कैथोड, मतलब कैथोड पे हो रही है। ठीक है जी, चलो कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अब हम नेगेटिव चार्ज की बात करते हैं, नेगेटिवली चार्ज की बात करते हैं, एंड दैट इज Cl-। तो Cl- क्या करेगा? Cl- क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा? दे देगा। ठीक है जी, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको इसको समझना है, बिकॉज यहां पे ये जो कॉन्सेप्ट है ना, यही एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर ये समझ में आ गया तो समझ लो आपकी सब कुछ समझ में आ गया। ठीक है जी, तो ये क्या करेगा? ये यहां पे एक तरीके से Cl- क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन का रिलीज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? रिलीज करेगा। ठीक है, E- Cl। ठीक है, और ये Cl मिलता जाएगा, इस मतलब यहां पे डिपॉजिट होता जाएगा एनोड पे। उसी तरीके से Na क्या है? इस पे डिपॉजिट होता जाएगा। तो ध्यान दें, जब यहां पे आयनिक सब्सटेंस की आप बात कर रहे हैं, अगर वो सॉलिड फेज में है तब वो इन इलेक्ट्रोड्स पे डिपॉजिट होगा, न्यूट्रल होने के बाद डिपॉजिट होगा। लेकिन अगर वो गैसियस स्टेट में है तो वो ऊपर उठेगी। क्या होगी? वो ऊपर की तरफ उठेगी। ठीक है, तो उसको आप इस तरीके से देख सकते हैं। Cl- क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा,
और ये Cl बनेगा। ठीक है, Cl सिर्फ अकेले नहीं बनेगा, धीरे धीरे और वहां पे एटम आएंगे तो क्या बनता जाएगा, Cl2 बनता जाएगा। ठीक है, और ये कहां पे हो रही भैया, ये हो रही है एनोड पे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने सीधी बात यहां पे समझ ली। और नेम करें अगर हम यहां पे रिमार्क ध्यान रखें क्या है यहां पे, मेन पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि सोडियम का क्या हो रहा है, सोडियम का यहां पे रिडक्शन हो रहा है, Na प्लस का अपचयन हो रहा है, अपचयन, और Cl माइनस का ऑक्सीकरण हो रहा है, Cl माइनस का ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है जी, ये मोटी रिएक्शन, ये मोटा कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया। अगर ये समझ में आ गया तो अब आगे आने वाली सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। फिलहाल के लिए आप समझिए कि यहाँ पे ये जो लेक्चर है वो एक तरीके से आपके लिए इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में किस तरीके से हम चीज़ों को पढ़ने वाले हैं, और ख़ास तौर पे इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस का मेन कॉन्सेप्ट क्या है, एंड दैट इज सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जिसमें कैथोड और एनोड का इंपॉर्टेंस है, और इसका बेसिक मैकेनिज्म मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, इस तरीके से आपको ये समझ लेना है। कल के लेक्चर में आपको हम इसको और डिटेल तरीके से समझाएंगे कि भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है और इलेक्ट्रोलिसिस और किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, किस तरीके से इसमें डिफरेंट फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इसको थोड़ा सा और पढ़ें, सेल्फ स्टडी करें, चीज़ें समझ में आएंगी कल के लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें और कल की लाइव क्लास में ज़रूर प्रेजेंट रहें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे।